इमेजिन एक देश जहां शांति और पहाड़ों की खूबसूरती है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से वहां की सड़कें एक अलग ही आग से जल रही है। ये कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है, यह है नेपाल की जेनजी की बगावत। वो जेनजी जो डिजिटल है, स्मार्ट है और अब चुप रहने को तैयार नहीं। क्या हुआ ऐसा कि ये यंग जनरेशन जो कल तक सोशल मीडिया पे रील्स बना रही थी, आज सड़कों पे उतर आई है? क्या है इसके पीछे की असली कहानी और क्या ये सिर्फ नेपाल की बात है या पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग साइन? चलिए आज हम इसकी गहराई में जाते हैं। देखिए, नेपाल की कहानी हमेशा से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन और एक स्ट्रगल करती इकोनॉमी। लेकिन जो आज की जेनजी है, उन्होंने तो मोनार्की के बाद का नेपाल देखा है। उनके लिए ये सिर्फ न्यूज नहीं, उनकी अपनी रियलिटी है। और इस आग की चिंगारी बनी एक सोशल मीडिया बैन। हाँ, सही सुना आपने। Nepal has blocked access to several major social media platforms including Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp and X after they failed to register with the Ministry of Communications and Information Technology. गवर्नमेंट ने कुछ बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में बैन लगा दिया। अब सोचिए, जो जनरेशन फोन में पैदा हुई है, जिनकी दुनिया ऑनलाइन है, उनके लिए ये सिर्फ एक ऐप बंद होना नहीं था, ये उनकी आवाज बंद करना जैसा था, उनके कम्युनिकेशन का जरिया छीन लेना जैसा था। और बस यहीं से शुरू हुई असली कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन की बात नहीं थी, ये तो बस एक ट्रिगर था। असली मुद्दा तो सालों से अंदर ही अंदर पक रहे थे। करप्शन का कीड़ा, जिसे लोग नेपो किड कल्चर कहते हैं, जहाँ टैलेंट से ज्यादा कनेक्शंस काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात, जॉब्स की कमी। आपको पता है, नेपाल में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। ऑफिशियल फिगर्स कुछ भी कहे, लेकिन जमीन पर हालात अलग ही है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी जब यंग लोग देखते हैं कि उनके लिए देश में कोई फ्यूचर नहीं, तो क्या करते हैं? वो बाहर चले जाते हैं। पिछले साल ही 1 लाख से ज्यादा नेपाली यूथ पढ़ाई और नौकरी के लिए देश छोड़ गए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी जनरेशन की मजबूरी है, जो अपने ही देश में बेगाना महसूस करती है। तो जब सोशल मीडिया बैन हुआ तो ये आग और भी भड़क गई। लेकिन इस प्रोटेस्ट को खास क्या बनाता है? इसका डिसेंट्रलाइज्ड होना। पहले के प्रोटेस्ट में एक लीडर होता था, एक पार्टी होती थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जेनजी है भाई। ये लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स और इवन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। गवर्नमेंट के लिए इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई एक हेड है ही नहीं जिसे पकड़ा जाए। ये जनरेशन जानती है कि इन्फॉर्मेशन को कैसे वायरल करना है, कैसे एक साथ आना है बिना किसी बड़े प्लेटफॉर्म के। चलिए तो मैं आपको एक अनकॉमन फैक्ट बताता हूँ। इन प्रोटेस्ट में सिर्फ जनरल करप्शन की बात नहीं हो रही। लोग स्पेसिफिक स्कैम को टारगेट कर रहे हैं, जैसे एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली का $multi-million डॉलर लैंड स्कैम, जहाँ गरीब किसानों की जमीन हड़प ली गई। ये सिर्फ हेडलाइन नहीं है, ये उनकी जिंदगियों पे सीधा असर डालता है। जब एक यंग लड़का या लड़की देखते हैं कि उनके लीडर्स अपनी जेब भर रहे हैं और उनके पास नौकरी भी नहीं है, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ये सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट करप्शन नहीं, ये उनके फ्यूचर की चोरी है। और डाटा की बात करें तो यूथ माइग्रेशन का फिगर अलार्म बजाता है। वर्ल्ड बैंक ऑफ IOM यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट्स बताती है कि नेपाल से हर साल हजारों स्किल्ड यूथ बाहर जा रहे हैं। 2023 से 2024 में सिर्फ एजुकेशन के लिए ही 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स नेपाल छोड़ गए। सोचो ये कितना बड़ा ब्रेन ड्रेन है। ये सिर्फ पैसा कमाने नहीं जा रहे, ये इज्जत और एक फेयर सिस्टम की तलाश में जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके देश में उनकी मेहनत की कोई कदर नहीं। ये प्रोटेस्ट उनकी आखिरी उम्मीद है कि शायद अब उनका देश उन्हें एक फ्यूचर दे सके। गवर्नमेंट का इनिशियल रिस्पांस बहुत ही घटिया। सोशल मीडिया बैन और फिर वायलेंट क्रैकडाउन। 19 से ज्यादा लोग मारे गए और हंड्रेड्स इंजर्ड हुए। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इंसान है। ये वो यंग लोग है जिनका फ्यूचर था। और जब गवर्नमेंट इतनी ब्रूटल हो जाती है तो लोग और भड़क जाते हैं। ये तो वही बात हो गई कि आग बुझाने की बजाय उसमें पेट्रोल डाल दिया। डिजिटल एज में इंफॉर्मेशन को दबाना ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। ये एक लोकल प्रोटेस्ट को नेशनल मूवमेंट में बदल देता है। अब देखो, जब देश की यंग जनरेशन, जिसे देश का फ्यूचर माना जाता है, इतने गुस्से में सड़कों पर उतर आती है, तो ये सिर्फ सोशल मीडिया बैन की बात नहीं होती, ये एक गहरा धोखा है। सोचो, आप एक ऐसे देश में रहते हो जहां आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, कल्चर की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, लेकिन जब आप असलियत देखते हो तो पता चलता है कि सिस्टम आपके खिलाफ है। आपकी मेहनत की कोई कदर नहीं।
बस कनेक्शंस चाहिए। आपके नेता अपनी जेब भर रहे हैं और आपके पास एक अच्छी सी नौकरी तक भी नहीं। ये सिर्फ एक गुस्सा नहीं है, ये इंसाफ की पुकार है, अकाउंटेबिलिटी की डिमांड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जनरेशन, ये डिजिटल नेटिव्स अपनी कनेक्टिविटी की समझ को कैसे यूज कर रहे हैं पुराने पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करने के लिए। हो सकता है कि इनके पास पॉलिटिकल एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन ये नेटवर्क्स को समझते हैं, वायरलिटी को समझते हैं और सेंसरशिप को बाईपास करना जानते हैं। शायद सोशल मीडिया बैन ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्किल को तेज कर दिया और उन्हें नए तरीके ढूंढने पड़े कम्युनिकेट करने के लिए। ये इंसानी दिमाग का कमाल है, जब उसे दबाया जाता है तो वो और तेज हो जाता है। तो नेपाल की ये जेंजी रिवोल्ट सिर्फ एक लोकल प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक ग्लोबल फेनोमिनन का छोटा सा रूप है, जहाँ यंग लोग अपने डिजिटल नॉलेज और इंसाफ की जिद के साथ उन पुराने सिस्टम को चैलेंज कर रहे हैं जो उन्हें करप्ट, अनरिस्पॉन्सिव और आउट ऑफ टच लगते हैं। नेपाल में उनकी ये लड़ाई हमें याद दिलाती है कि असली डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक सीमित नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी और हर सिटीजन की आवाज सुनने की आजादी है। अब आगे क्या होगा नेपाल में, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या नई लीडरशिप इस गुस्से की असली वजह को समझेगी? करप्शन, अपॉर्चुनिटीज की कमी, ब्रेन ड्रेन, या फिर से ये जनरेशन मजबूर होगी या तो अपने देश के लिए लड़ने को या फिर अपने फ्यूचर को कहीं और ढूंढने को? नेपाल का फ्यूचर और शायद पूरी दुनिया का यूथ मूवमेंट्स का फ्यूचर इन्हीं सवालों पे टिका है। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी लिखी जा रही है और ये एक ऐसी जनरेशन की ताकत का सबूत है जो चुप रहने को तैयार नहीं। और आपको क्या लगता है, अगर आपकी फ्यूचर लाइन पे होती तो आप क्या चुप रहते?